और शौक भी लगा। मैंने मजे लेते हुए पूछा, अच्छा दादी आपकी पोती का नाम क्या है? वो थोड़ी सी चिड़ी, हंस क्यों रहा है? फिर माथा खुजाते हुए बोली, उसका नाम थाम है। थाम, अरे क्या था, अभी तो याद था, फिर भूल गई। वो बेचारी घबरा गई, नाम मुंह तक आ रहा था पर याद नहीं आ रहा था। मैंने प्यार से कहा, अरे दादी कोई टेंशन नहीं याद आ रहा तो छोड़ो। और मैंने उस आईडी वाले नंबर पर कॉल मिला दिया। अब सुनो असली गेम कहाँ चल रहा था। उसी टाइम थोड़ी दूर शहर में थाम हुसो अपनी कार में बैठी थी। उसका चेहरा टेंशन से एकदम सख्त हो रखा था। बगल में उसका असिस्टेंट बैठा पसीने छोड़ रहा था। उसे तो सांस लेने में भी डर लग रहा था। वो कांपते हुए बोला, मैडम मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं रख पाया और बुजुर्ग मालकिन घर से निकल गई। थाम हुसो चुप थी पर उसके गुस्से से कार का एसी भी फेल हो रहा था। हुआ ये था कि दादी को वैसे तो कुछ याद नहीं रहता पर आज अचानक उनका दिमाग चला। उन्होंने सारे नौकरों को बाहर भेजा और चुपके से घर से निकल गई। सीसीटीवी में दिखा कि वो अकेले बस पकड़ के इस पुराने झुग्गी वाले इलाके में आ गई थी जहां आधे कैमरे तो चलते ही नहीं। वो लोग इंच इंच छान मार रहे थे कि तभी थाम हुसो का फोन बजा। उसने झटके से उठाया। दूसरी तरफ से मेरी एकदम ठंडी और रिलैक्स आवाज आई, हेलो, आपके घर की एक बुजुर्ग महिला अभी मेरे पास है। ये सुनते ही कार के अंदर सन्नाटा छा गया। सब अलर्ट हो गए। एक बंदा पुलिस को कॉल लगाने लगा, दूसरा असिस्टेंट मेरी लोकेशन ट्रेस करने लगा। थाम हुसो की आंखें एकदम खूंखार हो गई। उसे लगा मैं कोई किडनैपर हूं। वो एकदम बर्फीली आवाज में फुफकारी, बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैडम चिल करो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बस इतना कहूंगा कि आगे से अपनी दादी का थोड़ा अच्छे से ख्याल रखा करो। मैंने उसे एड्रेस बताया और फोन कट कर दिया। 5 मिनट के अंदर वो पूरी फौज लेकर वहां पहुंच गई। पर तब तक तुम्हारा भाई वहां से कट चुका था। वहां सिर्फ एक पुलिस वाला दादी के पास खड़ा इंतजार कर रहा था। थाम हुसो भागती हुई आई, दादी आप इतनी दूर यहाँ झोपड़पट्टी में क्या कर रही हो? दादी ने एक रहस्यमय सी स्माइल दी और बोली, अरे मैं अपने दामाद को ढूंढने आई थी, वो यही पास में ही तो रहता है। थाम हुसो का दिमाग ब्लैंक हो गया। दादी मेरा तो कोई पति ही नहीं है, तो आपका दामाद कहां से आ गया? दादी अड़ गई, चुप कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अभी उससे मिलकर आ रही हूं। वो नालायक लड़का मुझे इस पुलिस वाले के पास छोड़कर खुद भाग गया। फिर दादी को कुछ याद आया, ला अपना फोन दे जरा। थाम हुसो ने फोन दिया। दादी ने कॉल हिस्ट्री खोली और जो नंबर अभी अभी आया था ना, यानी मेरा, उसे अपनी एक छोटी सी डायरी में नोट कर लिया। वो बहुत खुश थी। अब फाइनली मुझे मेरे दामाद से बात करने का तरीका मिल गया। अगली सुबह का सीन, मुझे मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कॉल आया कि अर्जेंट ऑफिस आ जा। मैं जैसे ही उनके कैबिन में घुसा, मैंने देखा कि मेरा वो नखरेबाज भाई और मेरी वो नकली माँ वहां पहले से बेशर्मों की तरह बैठे हुए थे। मैं और मेरा भाई एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो खुद को बड़ा तुरंखा समझता था, इसलिए मैंने जानबूझकर वो कोर्स न्यू एनर्जी लिया था जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, ताकि मुझे उससे दूर रखा जा सके। पर मेरी किस्मत देखो, 2 साल पहले उसी कोर्स की मार्केट में अचानक डिमांड हाई हो गई, तो उस साले ने भी अपना कोर्स बदलकर मेरी क्लास में एंट्री मार ली। चलो उसका वहां होना तो समझ आता है, पर वो बुढ़िया मेरी नकली माँ वहां क्या कर रही थी? मैं अभी सोच ही रहा था कि प्रोफेसर ने एकदम सीरियस शक्ल बनाकर एक ऐसा बम फोड़ा कि मेरे तो तोते उड़ गए। प्रोफेसर बोला, लाम वू, तुम्हारी मास्टर्स पीएचडी की जो डायरेक्ट सीट कंफर्म हुई थी ना, वो कैंसिल कर दी गई है। मेरा वो सो कॉल्ड भाई अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाल के मेरी तरफ ऐसे फेंकता है जैसे कोई सड़क पर भीग दे रहा। सुन, अगर तू विदेश जाएगा तो वहां रहने खाने का खर्चा कहां से लाएगा? इस कार्ड में 50,000 युआन है, मेरी तरफ से रख ले, बाद में पॉकेट मनी चाहिए होगी तो तेरा भाई बैठा है ना। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा था। भाई साहब, इतने बड़े खानदान का इकलौता विरासत संभालने वाला और भीख दे रहा है सिर्फ 50,000 की। हद चिंदी चोर है भाई। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही मेरी वो नकली माँ चील की तरह झपटी और उसने मेरे भाई के हाथ से कार्ड छीन लिया। तू पागल हो गया? हमने इसके लिए फ्लाइट की टिकट कटा दी, वही इस पर बहुत बड़ा एहसान है, इससे ज्यादा एक फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। फिर वो मुझे घूर कर ऑर्डर देने लगी, तू अभी जा और अपना बोरिया बिस्तर बांध, मैंने तेरा कॉलेज से नाम कटवा दिया है, तुरंत विदेश निकल यहाँ से। मेरा दिमाग भन्ना गया। मैंने एकदम बर्फ जैसी ठंडी आंखों से उसे घूरा। आपको मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक किसने दिया? वो भी बड़ी बेशर्मी से तान कर बोली, तेरी माँ हूं इसलिए, और वैसे भी तेरे जैसे घटिया रिजल्ट के साथ तेरा पास होना तो नामुमकिन है। इससे अच्छा है बाहर जा, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर और पैसे कमा। ये सब सुनकर मेरे प्रोफेसर साहब से रहा नहीं गया। वो बोले, मैडम आप शायद कुछ गलत समझ रही हैं, लाम वो तो। पर उस बुढ़िया ने प्रोफेसर की बात बीच में ही काट दी। प्रोफेसर साहब, आपको इस नालायक की तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा इंसान है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसे कौन सी आगे पढ़ाई करनी है? ये तो बस इसलिए जिद कर रहा है क्योंकि मेरा बेटा आगे पढ़ रहा है। इसे अपनी औकात ही नहीं पता। जरा आईने में अपनी शक्ल देखे, इसकी हैसियत है मेरे बेटे से बराबरी।